क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना फ़ोन सिर्फ़ एक ज़रूरी संदेश देखने के लिए खोला हो और 35 मिनट बाद अचानक खुद से पूछा हो, "मैंने ये फ़ोन खोला क्यों था?" इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सऐप के फॉरवर्ड मैसेज, यूट्यूब शॉर्ट्स, न्यूज़ अलर्ट, यूपीआई के नोटिफ़िकेशन, खाने के ऑफ़र्स, ऑफ़िस के ईमेल और परिवार के अनगिनत ग्रुप्स। हर एक ऐप आपसे बस यही कह रहा है कि बस 10 सेकंड और। लेकिन हमारा दिमाग अंदर ही अंदर पूछ रहा है कि मेरा ध्यान कहाँ चला गया। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। क्या हमारी ये हमेशा जुड़ी रहने वाली मोबाइल अर्थव्यवस्था हमारे दिमाग की एकाग्रता को धीरे धीरे निगल रही है? और क्या हमें इससे बचने के लिए आधुनिक जीवन छोड़ने की जरूरत है या फिर एक नई सोच अपनाने की, जिसे हम डिजिटल संन्यास कह सकते हैं? यह बहुत ही सटीक और आज के समय का सबसे जरूरी सवाल है। असल में हम फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई बार फोन हमारा इस्तेमाल कर रहा है। आज की दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था ध्यान खींचने के मॉडल पर बनी है। इन कंपनियों का लक्ष्य आपका समय, आपकी भावनाएं और आपकी प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि हमारे दिमाग की एकाग्रता कोई असीमित खजाना नहीं है। यह एक जैविक संसाधन है। अगर आप इसे दिन भर नोटिफिकेशन, तुलना करने और छोटी छोटी उत्तेजनाओं में खर्च कर देंगे, तो गहरे काम, रचनात्मकता और अपने रिश्तों के लिए आपके पास कोई ध्यान बचेगा ही नहीं। तो सबसे पहले ये साफ करते हैं कि इस डिजिटल संन्यास का असल मतलब क्या है। क्या इसका मतलब ये है कि हम अपना फोन छोड़कर हिमालय की गुफाओं में चले जाएं? बिल्कुल नहीं। डिजिटल संन्यास का मतलब तकनीक को पूरी तरह से नकारना नहीं है। इसका मतलब है तकनीक का बहुत ही सचेत होकर इस्तेमाल करना। फोन को अपना औजार बनाना, अपना मालिक नहीं। पारंपरिक संन्यास में व्यक्ति बाहरी दुनिया की मोह माया से दूरी बनाता है, लेकिन डिजिटल संन्यास में हमें इस डिजिटल शोर से एक मानसिक दूरी बनानी है। फोन रहेगा, काम रहेगा, लेकिन उसकी गुलामी नहीं रहेगी। ये डिजिटल गरीबी नहीं है, बल्कि ये अपने ध्यान पर अपनी संप्रभुता कायम करना है। मतलब ये भागना नहीं है, बल्कि एक अनुशासन है। लेकिन ये ऐप हमारा ध्यान इतनी आसानी से कैसे पकड़ लेते हैं? हम चाहकर भी खुद को रोक क्यों नहीं पाते? क्योंकि ये ऐप हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम या इनाम पाने की प्रणाली को गहराई से समझकर बनाए गए हैं। अनिश्चित इनाम, कभी न खत्म होने वाला स्क्रॉल, अपने आप चलने वाले वीडियो, लाइक्स और कमेंट्स की गिनती। हमारा दिमाग अनिश्चितता की तरफ बहुत तेजी से भागता है। अगला वीडियो कितना मजेदार होगा, किसका संदेश आया। यह अनिश्चितता हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम के रसायन को सक्रिय कर देती है। तो क्या डोपामाइन सिर्फ खुशी का एहसास नहीं है? क्या ये कुछ खोजने की बेचैनी भी है? एकदम सही पकड़ा आपने। डोपामाइन सिर्फ खुशी का रसायन नहीं है। यह प्रेरणा, चाहत और किसी चीज को खोजने से जुड़ा है। फोन हर कुछ सेकंड में दिमाग को एक नई संभावना का संकेत देता है और दिमाग कहता है, चलो देखते हैं। यही वह चक्र है जो हमारी एकाग्रता को बुरी तरह तोड़ देता है। भारत के संदर्भ में यह समस्या और भी उलझी हुई लगती है। यहाँ फोन सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये हमारी जिंदगी चलाने का साधन बन गया है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में मोबाइल फोन अब जीवन का बुनियादी ढांचा बन चुका है। यूपीआई पेमेंट, ऑनलाइन क्लास, सरकारी सेवाएं, राशन मंगाना, कैब बुक करना, ऑफिस का काम, यहां तक कि धार्मिक प्रवचन भी अब उसी स्क्रीन पर हैं। एक ही उपकरण पर आपका बैंक भी है, आपका परिवार भी, आपका मनोरंजन भी और आपका तनाव भी। दिमाग को कोई सीमा ही नहीं मिलती कि कब काम खत्म हुआ और कब आराम शुरू हुआ। यानी फोन के अंदर ही बाजार भी है और मंदिर भी। ये तो सच में दिमाग को उलझाने वाली बात है। आपने पहले कहा था कि एकाग्रता एक जैविक संसाधन है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। देखिए, हमारा दिमाग एक बार में एक ही जगह गहराई से ध्यान लगा सकता है। जब बार बार नोटिफिकेशन आते हैं, तो हमारा ध्यान एक काम से दूसरे काम पर जाता है। हर बार ध्यान बदलने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। इसे आप संज्ञानात्मक कर, बस सब बनाए को दबाए थे, या कॉग्निटिव टैक्स कह सकते हैं। जब आप काम के बीच में फोन देखते हैं और वापस काम पर आते हैं, तो पिछले काम का कुछ मानसिक हिस्सा वहीं अटका रहता है। नतीजा यह होता है कि गहरी सोच मुश्किल हो जाती है, याददाश्त कमजोर लगने लगती है
और इंसान बिना कुछ किए ही मानसिक रूप से थक जाता है। इसका मतलब जो लोग गर्व से कहते हैं कि वे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, वे असल में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, दिमाग तेजी से काम बदलता है, लेकिन यह मुफ्त में नहीं होता। हर बदलाव आपकी ऊर्जा सोखता है। क्या फोन की ये लत किसी नशे की लत जैसी है? क्योंकि कई बार लोग इसे ड्रग्स से जोड़कर देखते हैं। हमें शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए। फोन का इस्तेमाल और किसी नशीले पदार्थ की लत पूरी तरह से एक जैसी नहीं है, लेकिन इसके मनोवैज्ञानिक ढांचे में बहुत समानताएं हैं। छोटे वीडियो और नोटिफिकेशन हमारे दिमाग को लगातार तेज गति वाले इनाम देते हैं। समय के साथ दिमाग को इस तेज गति की आदत हो जाती है। फिर सामान्य और धीमी चीजें जैसे किताब पढ़ना, किसी से गहरी बातचीत करना या शांति से बैठना बहुत उबाऊ लगने लगता है। यानी समस्या फोन नहीं है, बल्कि वह गति है जिस पर हमें इनाम मिल रहा है। जीवन धीमा है, लेकिन रील्स बहुत तेज हैं। बहुत खूब, आपने बिल्कुल सटीक बात कही। जीवन धीमा है, रिश्ते धीमे हैं, सीखना धीमा है, लेकिन रील्स तुरंत खुशी देती हैं और दिमाग हमेशा तुरंत मिलने वाली चीज को चुनता है, जब तक कि हम उसे जानबूझकर प्रशिक्षित न करें। ये बात मुझे हमारे प्राचीन दर्शन की याद दिलाती है। ध्यान, मौन, प्राणायाम। भारतीय परंपराएं हमें इस बारे में क्या सिखाती हैं? भारतीय परंपराओं में स्थिरता को कभी कमजोरी नहीं माना गया, बल्कि इसे सबसे बड़ी शक्ति माना गया। ध्यान, मौन, प्राणायाम, साक्षी भाव, इन सभी का मूल संदेश यही था कि मन को हर बाहरी उत्तेजना के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। किसी घटना और उस पर हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह बनाना ही असली ध्यान है। आधुनिक विज्ञान भी अब यही कह रहा है कि ध्यान और धीमी सांसें हमारे फोकस को वापस ला सकती हैं। स्थिरता का मतलब खालीपन नहीं है, यह एकाग्रता की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब हम लगातार डिजिटल शोर में रहते हैं, तो इसका हमारे शरीर और तनाव के स्तर पर क्या असर होता है? लगातार आने वाले अलर्ट, भड़काने वाली खबरें, दूसरों की सफलता देखकर होने वाली जलन, व्हाट्सएप ग्रुप की बहस, ये सब हमारे नर्वस सिस्टम को युद्ध जैसी स्थिति में डाल देते हैं। शरीर को लगता है कि कुछ बहुत आपातकालीन हो रहा है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांसें छोटी हो जाती हैं। फोन आपके हाथ में होता है, लेकिन आपका शरीर अंदर ही अंदर एक युद्ध लड़ रहा होता है। और मुझे लगता है कि इसका सबसे पहला शिकार हमारी नींद होती है। बिना किसी शक के, फोन 3 तरह से नींद को बर्बाद करता है। पहला, स्क्रीन की नीली रोशनी जो नींद के हार्मोन को रोकती है। दूसरा, मानसिक उत्तेजना, क्योंकि खबरें और वीडियो दिमाग को जगाए रखते हैं। और तीसरा, भावनात्मक तनाव। सोने से पहले फोन देखने से नींद में देरी होती है, और जब नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन इंसान ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, उसका खुद पर नियंत्रण कम होता है और वह फिर से उसी फोन की तरफ और ज्यादा भागता है। तो ये डिजिटल संन्यास शुरू कैसे किया जाए? क्या इसके लिए बहुत मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए? नहीं, इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना सबसे बड़ी गलती है। डिजिटल संन्यास का पहला सिद्धांत है इच्छा शक्ति से पहले सीमाएं तय करना। अगर आपका फोन आपके बिस्तर के पास है, नोटिफिकेशन चालू हैं, तो आप एक युद्ध के मैदान में हैं और आप हारेंगे ही। आपको सीमाएं बनानी होंगी। फोन को बेडरूम से बाहर रखिए। सोशल मीडिया ऐप्स को मुख्य स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर में डालिए। खाना खाते समय फोन को दूर रखिए। सुबह उठते ही फोन देखने की जो आदत है, वह कितनी खतरनाक है। सुबह उठते ही हमारा दिमाग बिल्कुल तरोताजा होता है। अगर आंख खुलते ही आपने फोन चेक किया, तो आपका दिमाग बाहरी दुनिया के एजेंडे पर चला जाता है। दुनिया भर की समस्याएं, तुलना, बाजार के हाल। आपका दिन आपके इरादे से नहीं, बल्कि किसी कंपनी के एल्गोरिदम से शुरू होता है। इसीलिए सुबह के पहले 30 मिनट डिजिटल उपवास करना चाहिए। उस समय पानी पीजिए, धूप देखिए, अपने परिवार से बात कीजिए। सुबह का समय आपका होना चाहिए, किसी ऐप का नहीं। आजकल लोग डोपामाइन डिटॉक्स की बहुत बात करते हैं। क्या ये सही तरीका है? यह शब्द बहुत लोकप्रिय है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सही नहीं है। आप शरीर से डोपामाइन को खत्म नहीं कर सकते, वह जीवन के लिए जरूरी है। इसका सही नाम होना चाहिए ध्यान को फिर से सेट करना या रिवॉर्ड सिस्टम को सुधारना। लक्ष्य डोपामाइन हटाना नहीं है, बल्कि तेज गति वाली उत्तेजनाओं को कम करना है, ताकि धीमी चीजें फिर से अर्थपूर्ण लगने लगें। दिमाग को फिर से गहराई का स्वाद देना है। भारत में व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। ऑफिस, परिवार, दोस्त सब वहीं हैं। इससे कैसे बचें? इसके लिए एक एक व्हाट्सएप प्रोटोकॉल बनाना होगा। जो ग्रुप जरूरी नहीं है, उन्हें म्यूट कर दें।
मीडिया का अपने आप डाउनलोड होना बंद करें। जवाब देने का एक समय तय करें। हर संदेश आपातकालीन नहीं होता। व्हाट्सएप को बातचीत का एक साधन ही रहने दें, उसे एक भावनात्मक कैसीनो न बनने दें। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर जो तनाव होता है, उसका क्या करें? हमारा दिमाग सामाजिक तुलना के लिए बहुत संवेदनशील है। जब आप दूसरों की छुट्टियां, उनकी गाड़ियां, उनकी सफलता देखते हैं तो दिमाग तुलना करता है। लेकिन आप उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा देख रहे हैं और उसकी तुलना अपनी असली और कच्ची जिंदगी से कर रहे हैं। इससे घबराहट और हीन भावना पैदा होती है। डिजिटल संन्यास में उन चीजों को अनफॉलो करना भी एक बहुत बड़ी साधना है जो आपकी शांति छीनती हैं। आजकल हर कोई क्रिएटर बनना चाहता है। क्या क्रिएटर होना एकाग्रता के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। क्रिएटर अर्थव्यवस्था बहुत ताकतवर है, लेकिन एक क्रिएटर को यह समझना होगा कि उसे बनाने वाले दिमाग और उपभोग करने वाले दिमाग के बीच संतुलन रखना है। अगर आप दिन भर दूसरों का कंटेंट देखते रहेंगे तो आपकी अपनी रचनात्मकता खत्म हो जाएगी। नियम यह होना चाहिए कि उपभोग करने से पहले निर्माण करें। क्रिएटर बनने के लिए बहुत गहरे फोकस की जरूरत होती है, दिन भर स्क्रॉल करने की नहीं। बच्चों और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? उनका दिमाग तो अभी विकसित हो रहा है। यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। बच्चों का दिमाग अभी बन रहा है। बिना किसी रोक टोक के स्क्रीन के सामने रहने से उनकी नींद, एकाग्रता और सीखने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। माता पिता को सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि बच्चा कितनी देर फोन देख रहा है, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि वह क्या देख रहा है। लेकिन बच्चों से फोन छीन लेना कोई समाधान नहीं है। उन्हें खुद पर नियंत्रण रखना सिखाना असली समाधान है। भोजन के समय कोई फोन नहीं, बेडरूम में फोन नहीं। ये नियम पूरे परिवार पर लागू होने चाहिए। और जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं, वे क्या करें? उनका तो काम ही स्क्रीन पर है। पेशेवरों के लिए गहरे काम का समय तय करना जरूरी है। दिन में 60 से 90 मिनट का एक ऐसा समय निकालें जब आप सिर्फ एक काम करें और फोन दूसरे कमरे में हो। हर मिनट ईमेल चेक करने की जरूरत नहीं है। आज की इस ध्यान बंटाने वाली दुनिया में जो व्यक्ति गहराई से एकाग्र होकर काम कर सकता है, वही सबसे आगे जाएगा। अगर कोई डिजिटल थकान से भर चुका है, तो उसका नर्वस सिस्टम वापस सामान्य कैसे हो? इसके लिए आपको असली आराम की जरूरत है। 10 मिनट बिना फोन के टहलना, धीमी सांसें लेना, प्रकृति के बीच समय बिताना या कुछ लिखना। लोग सोचते हैं कि काम के बाद नेटफ्लिक्स देखना आराम है, लेकिन कई बार वह भी आपके दिमाग के लिए एक और उत्तेजना ही होता है। असली आराम वह है जहां कोई स्क्रीन न हो। आजकल लोग ऑक्सीजन रिंग जैसी स्मार्ट रिंग्स पहनते हैं। क्या ये इस डिजिटल संन्यास में मदद कर सकती हैं? ऑक्सीजन रिंग सीधे तौर पर यह नहीं मापती कि आपने कितनी देर फोन चलाया, लेकिन यह आपके शरीर पर पड़ने वाले डिजिटल तनाव के संकेत जरूर दिखाती है। अगर रात में बहुत देर तक रील्स देखने के बाद आपकी नींद खराब होती है, आपकी हृदय गति सामान्य से तेज रहती है और शरीर की रिकवरी कम होती है, तो यह डेटा आपको आईना दिखाता है। यह शरीर की भाषा है जो कह रही है कि डिजिटल उत्तेजना आपको अंदर से थका रही है। डेटा से अपनी आदतें देखिए और फिर अपना ध्यान वापस पाइए। बहुत ही शानदार। चलते चलते हमारे सुनने वालों के लिए एक 7 दिन का व्यावहारिक डिजिटल संन्यास प्रोटोकॉल बता दीजिए। जरूर। यह 7 दिन का प्रयोग कोई भी कर सकता है। पहले दिन अपने फोन के सारे गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद कर दें। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट तक फोन को हाथ न लगाएं। तीसरे दिन का कम से कम एक भोजन बिना किसी स्क्रीन के शांति से करें। चौथे दिन सोशल मीडिया ऐप्स को मुख्य स्क्रीन से हटा दें ताकि उन्हें खोलने में थोड़ी मेहनत लगे। पांचवें दिन में कम से कम 60 मिनट फोन को दूसरे कमरे में रखकर कोई गहरा काम करें। छठे दिन सोने से 1 घंटे पहले अपने फोन को खुद से दूर कर दें। और सातवें दिन के 10 मिनट बिल्कुल मौन बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें या कुछ लिखें। इन 7 दिनों में अपनी नींद, अपनी ऊर्जा और अपने फोकस पर ध्यान दें। आपको खुद बदलाव महसूस होगा। ये बहुत ही स्पष्ट और करने योग्य योजना है। कुल मिलाकर बात यह है कि हमें तकनीक का मालिक बनना है, उसका गुलाम नहीं। ये सिर्फ फोन छोड़ने की बात नहीं है। ये अपनी जिंदगी, अपने समय और अपनी शांति को वापस पाने की बात है। अगर हम आज अपने ध्यान की रक्षा नहीं करेंगे, तो भविष्य में हमारी गहराई से सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी।
बिल्कुल। अपनी सुविधा के लिए अपनी चेतना की कीमत चुकाना कोई समझदारी का सौदा नहीं है। कितनी गहरी बात कही आपने। अगली बार जब आप अपना फोन अनलॉक करें, तो बस एक पल रुककर खुद से पूछिएगा, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या यह सिर्फ एक आदत है? इसी सवाल के साथ आज का यह एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए और अपनी एकाग्रता भी।